शेष हैं। तो ये टाइम है हम लोगों की रिवीजन करने का, तो फटाफट रिवीजन करते हैं। इसमें हम लोग बिहार का इतिहास रिवाइज करेंगे, जिसमें कि मध्यकालीन और पूरी आधुनिक भारत का इतिहास में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो फटाफट आइए स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 5 होगा बिहार जो है स्पेशल का। तो यहाँ पर मैप दिखाया गया है। यहाँ पर मैप से आप ये पूरा ये क्षेत्र पूर्वी, सबसे पश्चिमी, यहाँ पे सबसे दक्षिण और सबसे पश्चिम कौन कौन से जो ज़िले हैं वो सब आप यहाँ से मैप पे डेली देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन के इतिहास से। तो मध्यकालीन में हम लोग जानते हैं कि मध्यकालीन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बिहार पीसीएस के लिए, तो जो भी थोड़ा बहुत है वो हम लोग देख लेते हैं। बाकी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें वो है एंशिएंट इंडिया और प्लस जो आंदोलन हुए हैं आधुनिक में, वो ये दो चीज़ें हमें इसमें ज़्यादा पढ़ना होता है। तो बख्तियार खिलजी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि बख्तियार खिलजी ने 1193 ईस्वी से 1206 ईस्वी के मध्य में बिहार व बंगाल पर आक्रमण कर विजित किया था। वह कुतुबुद्दीन ऐबक का सैन्य कमांडर था और 1206 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी। यही बख्तियार खिलजी है जो कि नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला बिहार जो था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, दोनों को नष्ट कर दिया था। तो पूरी जो बिहार की एक प्रकार से जो बनी हुई थी वो सारी चीज़ें इसी ने जाकर के पूरा नष्ट करके ख़राब कर दिया। 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिहार पर आक्रमण किया। इल्तुतमिश ने मलिक जानी को बिहार में अपना पहला सूबेदार नियुक्त किया। ये क्या है कि और भी कोई आप जब बुक लेते हैं तो वो बहुत बड़ा बुक होता है और उसमें सारी चीज़ें जो है घोल घोल के लिखी गई होती हैं, लेकिन ये जो है ये एक रिवीजन टाइप की है, क्विक रिवीजन। हर एक लाइन में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर आपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया होगा प्रीवियस ईयर का और आप जानते होंगे एरिया, तो और ये ज़रूरी नहीं है कि ये स्पेशली बिहार के लिए, भाई ये इतिहास है, ये सबके लिए काम आएगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो इल्तुतमिश ने मलिक जानी को बिहार में अपना पहला सूबेदार नियुक्त किया। बिहार पर तुर्कों का वर्चस्व 1324 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक के आक्रमण के बाद जो है कायम होता है। बिहार में जो तिरहुत का क्षेत्र है, तिरहुत क्षेत्र के का विलय जो है मोहम्मद बिन तुगलक के काल में किया गया और इसका नाम रख दिया गया तुगलकपुर। ठीक है, किसका नाम? तिरहुत क्षेत्र का। तो ये भी आप पूछा जाता है आपके बीपीएससी में कि किस क्षेत्र का नाम तुगलकपुर किया मोहम्मद बिन तुगलक ने, तो वो था तिरहुत क्षेत्र। फिर आगे 1398-99 ईस्वी में तैमूर के आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत को व्यापक रूप से क्षति पहुंचाई और इसके परिणाम स्वरूप फिर क्या हुआ कि बिहार में वर्चस्व के लिए जौनपुर और बंगाल के शासकों में प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। 95-96 ईस्वी के आसपास सिकंदर लोदी ने दरिया खां नुहानी को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया। दरिया खां नुहानी, ये भी आपके बीपीएससी में पूछा गया है। 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त कर दिया और इसके बाद फिर दरिया खां के पुत्र जो बहार खां था, इसने बिहार में स्वतंत्र सियासत की फिर क्या कर दी? घोषणा कर दी। शेर शाह आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इनका जन्म 1472 ईस्वी में हुआ। कुछ विद्वानों के अनुसार 1486 ईस्वी में। इनके बचपन का नाम फरीद था। पिता हसन खां थे, सासाराम के जागीरदार, और शिक्षा इन्होंने जौनपुर में हासिल की थी। शेर शाह सूरी ने, जिसने जीटी रोड बनवाया था, बहुत सारे अच्छे अच्छे काम भी किए थे। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। जो बहार खां लोहानी थे, इन्होंने फरीद को शेर खां की उपाधि दी थी। मोहम्मद शाह ने बहार खां लोहानी की मृत्यु के पश्चात उसकी विधवा पत्नी थी दादू बेगम से जो है शेर खां ने विवाह कर लिया। 1529 ईस्वी में महमूद लोदी की तरफ से घाघरा युद्ध में जो है इसने भाग लिया था। महमूद लोदी की तरफ से घाघरा वाला जो युद्ध हुआ था इसमें भाग लिया था किसने? शेर शाह ने। फिर 1529 ईस्वी में बंगाल के नुसरत शाह को पराजित कर हजरत ए आला की उपाधि धारण की और 1530 ईस्वी में लॉर्ड मलिका यानी कि जो चुनार के फौजदार ताज खां की विधवा थी उससे विवाह कर लिया। 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ के युद्ध में बंगाल के महमूद शाह को पराजित किया। 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर शेर शाह की उपाधि धारण की और फिर 1540 में कन्नौज यानी कि बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को परास्त कर दिया और द्वितीय अफगान साम्राज्य और सूर वंश की स्थापना की। तो इसी ये जो कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध है, चौसा का युद्ध है, दोनों युद्ध में जो है शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया और यहीं से जो है
हुमायूं जब परास्त हुआ तो भाग गया, यानी कि जो मुगल साम्राज्य था वो यहाँ पर क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ठीक है, शेर शाह आता है, फिर द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना करता है, क्योंकि इब्राहिम लोदी क्या था, अफगानी था, तो उसको हरा करके फिर मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। फिर जो है इसने जब हुमायूं को हराया तो वहाँ पर फिर मुगल साम्राज्य ब्रेक हो गया और फिर द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना हुई। तो कहने का मतलब पूरा ये है। फिर 1543 ईस्वी में क्या हुआ कि रायसीना विजय कर लिया और वहाँ के शासक थे पूरनमल, उनको जो है विश्वासघात से मार डाला और भीषण कत्ले आम करवाया, जो कि शेरशाह पर एक कलंक है। 1544 में मेवाड़ विजय किया, जीत लिया और 1545 में कलिंजर अभियान में घायल हो गया। एक तोप था, तोप फट गया और जिसके कारण वो घायल हो गया और उसके कारण क्या होगी, उसकी मृत्यु हो गई। शेरशाह ने अपने साम्राज्य को सरकारों में विभाजित किया था। आरंभ में 47 सरकारें थीं। बंगाल विजय के बाद जो क्या हुआ, उसे 16 सरकारों में विभाजित किया गया और इस प्रकार कुल सरकारों की संख्या क्या हो गई, 63 हो गई। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। सरकार क्या होता था, सरकार का जो प्रशासन होता था वो सिकदार ए सिकदारन तथा मुंसिफ ए मुंसिफान द्वारा चलाया जाता था। उसने भू राजस्व व्यवस्था हेतु मुख्यतः रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी। उसने चांदी का रुपया भी चलाया था, रुपया, जो कि आज जो है हमारी इंडियन करेंसी का नाम है। ठीक है, रुपया इसी ने चालू किया था। रैयतवाड़ी यानी रैयत मतलब होते हैं किसान, डायरेक्ट जो है किसानों से संपर्क करके कर लेना। अब्बास खां फरवानी ने उसकी जीवनी लिखी थी, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। किसने लिखी थी, अब्बास खां फरवानी ने। शेर शाह ने सासाराम बिहार में अपना मकबरा बनवाया था। यह मकबरा एक कृत्रिम झील के मध्य जो है क्या है, अष्टकोणीय आकार में लाल बलुआ पत्थरों से बना हुआ है। उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र जलाल खां जो है इस्लाम शाह के नाम से शासक बना। 74-75 ईस्वी में बिहार पुनः मुगल साम्राज्य में शामिल हो गया। औरंगजेब ने अजीमुशान को बिहार का सूबेदार बनाया। उसने पटना का नाम क्या रख दिया, अजीमाबाद रख दिया। किसका नाम, पटना का नाम क्या कर दिया, अजीमाबाद कर दिया। ठीक है, तो पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र का जो आधुनिक नाम पटना था, ये किसने रखा था, शेर शाह ने रखा था। किसने, शेर शाह ने रखा था। फिर जब अजीमुशान आया तो उसने जो है अजीमाबाद कर दिया। फर्रुखसियर का जो राज्याभिषेक था वो कहाँ पर हुआ था, पटना में हुआ था। फर्रुखसियर जिसे घृत कायर के नाम से जाना जाता है। 1701 ईस्वी में औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खां को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का सूबेदार नियुक्त किया था। 1704 ईस्वी में बंगाल की राजधानी कहाँ से, ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। गिरिया के युद्ध के बाद अलीवर्दी खां 1740 से 56 नवाब बना। वही जो है अंतिम शक्तिशाली नवाब भी था, कौन, अलीवर्दी खां। 1756 में सिराजुद्दौला जो कि अलीवर्दी खां का नाती था, बंगाल का नवाब बना। और 23 जून 1757 में हम लोग जानते हैं प्लासी का युद्ध होता है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अंग्रेज़ों से वो हार गया और 28 जून 1757 को मीर जाफ़र जो है बंगाल का नवाब बना। मीर जाफ़र क्या था, सिराजुद्दौला का सेनापति था। उसने जो है धोखा दिया और अंग्रेज़ों से मिल गया और फिर बाद में जब हार गए तो इसी को, मीर जाफ़र को नवाब बनाया गया, जो शर्तें तय हुई थी। अब हम लोग देखते हैं बिहार में यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश। तो पटना में डचों ने कब प्रवेश किया, 1638 ईस्वी में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। वर्तमान पटना कॉलेज और कलेक्ट्रेट डचों की अफीम की कोठी हुआ करती थी। तो जो वर्तमान में पटना कॉलेज है और कलेक्ट्रेट है वो डचों की अफीम की कोठी हुआ करती थी। सूती वस्त्र हो गए, अफीम हो गए, नील हो गए आदि यहाँ से निर्यात किए जाते थे। 1760 ईस्वी में मीर जाफ़र के स्थान पर फिर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया, क्योंकि मीर जाफ़र उन लोगों से काफ़ी परेशान हो गया। उन पर इतना प्रेशर था कि सारा का सारा पैसा जो है लूट करके अंग्रेज़ों को इसको देना पड़ता था। तो प्लान बनाने लगा कि अंग्रेज़ों को यहाँ से निकाला जाए। पता चल गया तो इन लोगों ने हटा दिया। फिर मीर कासिम को नवाब बनाया। ये उनसे भी चालाक निकला और उसने अपनी राजधानी जो है चेंज कर ली, मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर ली और वहाँ पर प्लान बनाने लगा अंग्रेज़ों को बाहर निकालने के लिए। जब पता चला तो फिर से जो है मीर कासिम को हटा करके फिर से जो है 1763 ईस्वी में मीर जाफ़र को पुनः बंगाल का नवाब बनाया गया। फिर 19 जुलाई 1763 वो मीर कासिम एडम्स थॉमस ने कटवा के युद्ध में पराजित किया और इसके बाद गिरिया और उधवा नाला के युद्ध में भी वह पराजित हुआ। 22 अक्टूबर 1764
मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना ने मिलकर के बक्सर के युद्ध में मेजर हेक्टर मुनरो से पराजित हो गए। तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764, जिसमें कि मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना लड़ी और अंग्रेजों की तरफ से सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो। तो तीनों की संयुक्त सेना हार गई, जिसे कि बक्सर का युद्ध कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लासी और ये बक्सर का युद्ध। तो 12 अगस्त 1765 को फिर इलाहाबाद की संधि होती है। 1765 आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए वार्षिक भुगतान के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई। ठीक है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किससे प्राप्त हो गई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को 26 लाख रुपए वार्षिक भुगतान के बदले। और ये कौन दिया था? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से हुआ था। अब हम लोग प्रमुख विद्रोह देखते हैं। तो प्रमुख विद्रोह में रॉबर्ट क्लाइव के काल में मुंगेर और इलाहाबाद के सैनिकों ने विद्रोह किया था, जिसे कि हम श्वेत विद्रोह कहते हैं। ठीक है, श्वेत विद्रोह कहा जाता है। 1760 और 61 ईस्वी में नील विद्रोह हुआ था। नील की खेती के लिए जो दबाव बनाया जाता था। वहाबी आंदोलन, इसके प्रवर्तक अब्दुल वहाब थे। भारत में इसे सैयद अहमद बरेलवी ने लोकप्रिय बनाया। पटना इस आंदोलन का महत्वपूर्ण केंद्र था, वहाबी आंदोलन। तो ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, पटना वाला, ये बीपीएससी में पूछा भी गया है। फराजी आंदोलन देखते हैं तो हाजी फरियतुल्लाह इसके प्रमुख नेता थे और इसका भी जो केंद्र था वो पटना ही था। ब्रिटिश राज के दौरान बिहार के जो मुजफ्फरपुर जिला है उसमें कैदियों को पीतल का लोटा दिया जाता था, परंतु 1856 ईस्वी में इसके स्थान पर मिट्टी के बर्तन दिए गए, जिसे कि लोटा विद्रोह भड़का। तो लोटा विद्रोह किससे फेमस है ये भी आप लोग जाना है। हाजीपुर हो गया, तिरहुत हो गया, सारण हो गया और पूर्णिया हो गया। इसमें जो है सोरे को इकट्ठा करने एवं तैयार करने का काम जो है वो कौन करते थे? नोनिया करते थे। तो कंपनी राज होने के बाद जो है सोरे की इजारेदारी अधिक थी, फलतः जो है नोनिया चोरी एवं गुप्त रूप से सोरे का व्यापार करने लगे, जिससे इससे जुड़े व्यापारियों को अंग्रेजी कुर्ता का शिकार होना पड़ा। और 1770 और 1800 ईस्वी के बीच भड़के नोनिया विद्रोह का यही जो है प्रमुख कारण भी था। तो हम लोग अब एक चार्ट टाइप में देखते हैं, बर्फ और विद्रोह, प्रमुख क्षेत्र, नेतृत्वकर्ता और उसकी विशेषताएं क्या थी। तो 67 और 77 के बीच में ढाल विद्रोह होता है सिंह भूमि के क्षेत्र में। नेतृत्वकर्ता थे राजा जगन्नाथ ढाल और ये रघुनाथ महतो, ये सारे लोग थे। 70-71 में चेरो विद्रोह पलामू में, 72 से 82 में पहाड़िया विद्रोह संथाल परगना में और 89 से 32 के बीच में तमाड़ विद्रोह तमाड़ में। ठीक है, विशेषताएं क्या थी कि पलामू की राजगद्दी पर कब्जा करने के लिए गोपाल राय पलामू का राजा जो है उसमें घोषित किया गया। इसमें कोल विद्रोह देखते हैं, हो विद्रोह 20-21 में, और कोल विद्रोह ये ज़्यादा फेमस है, छोटा नागपुर पठार। और संथाल विद्रोह अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 55-56 में संथाल परगना में। ठीक है, तो ये 2-3 आपको याद रखना है। संथाल हुल भी कहा जाता है, हुल का शाब्दिक अर्थ होता है विद्रोह या बगावत। ठीक है, चलिए अगला खरवार आंदोलन आपके 74-75 में होता है, ये भी संथाल परगना में भागीरथ मांझी के नेतृत्व में। तो इसमें एक उद्देश्य क्या था? मूल चरित्र जो जनजातीय सुधारवादी। खरवार क्या है? एक संथाल की उप जनजाति है जो कि प्राचीन मूल्यों की पुनर्स्थापना करना चाहती थी। आरंभ में एकेश्वरवाद और सामाजिक सुधार की शिक्षा देता था, केवल सूर्य एवं दुर्गा की पूजा करने और अन्य सभी का परित्याग करने पर जोर देता था। ठीक है, मुंडा विद्रोह ये आपको 1899 से 1900, मुंडा विद्रोह दक्षिण रांची में। बिरसा मुंडा काफ़ी फेमस है, वेरी इंपॉर्टेंट, अब की बार ये आईएएस में आया हुआ था। ताना भगत 1914 से 19 के बीच में ताना भगत आंदोलन होता था। ये जतरा भगत और सिद्धू भगत, ये दो आपको याद रखना है, ये नाम भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। और उसके बाद 31 में हरि बाबा आंदोलन, सिंह भूमि दुकाहो हरि बाबा के नेतृत्व में ही हुआ था। तो ताना भगत ये 14 से 19 वाला, ये ताना भगत आंदोलन, ताना भगत आंदोलन। चलिए,
कोल विद्रोह देखते हैं तो यह बिहार का पहला सुसंगठित और व्यापक जनजातीय विद्रोह है। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है कि बिहार का पहला जनजातीय विद्रोह कौन सा है, तो वह है कोल विद्रोह। इस विद्रोह में केवल हजारीबाग का क्षेत्र ही अछूता रहा था। इस विद्रोह का तत्कालीन कारण बना सिंगराई मानकी के अधिकारों को छीनकर सिखों को दे दिया जाना और उसकी बहनों पर किया गया अत्याचार। तो दिकुओं द्वारा किए गए इस प्रकार के कुकृत्यों के कारण जो सिंगराई मानकी और फुरगा मुंडा के अन्य आदिवासी थे, उन लोगों ने साथ मिलकर के विद्रोह का भूगोल फूंक दिया था। तो शीघ्र ही यह विद्रोह एक हिंसक रूप ले लिया और समस्त क्षेत्र में फैल गया, जो कि लंबे संघर्ष के पश्चात इस विद्रोह को दबा दिया गया। कोल विद्रोह के बाद फिर छोटा नागपुर की शासन व्यवस्था जो है, इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन आए और इस क्षेत्र पर शासन के लिए भारत चार्टर एक्ट अधिनियम 1833 के तहत रेगुलेशन 13 का प्रावधान भी लागू कर दिया गया। इस कानून के अंतर्गत जो छोटा नागपुर खास है, पलामू है, और खड़गडीहा, रामगढ़ और कोलुंडो है, पूर्व रामगढ़ जिला से अलग कर दिया गया और इन्हें जंगल महाल और ट्रिब्यूटरी महाल के गैर रेगुलेशन प्रांत के रूप में संगठित कर दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का नाम दे दिया गया था। इस प्रशासनिक क्षेत्र पर शासन की जिम्मेदारी गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि को सौंपी गई और इस पद पर प्रतिनियुक्ति जो है प्रथम प्रतिनिधि कैप्टन थॉमस विलिंगसन थे, ठीक है, जो कि यहाँ पर नियुक्त हुए थे। ये वही विलिंगसन थे जिन्होंने कोल विद्रोह के दमन में अग्रणी भूमिका निभाई थी और जनसाधारण में किशन साहेब के नाम से प्रसिद्ध थे। किसके नाम से? किशन साहब के नाम से प्रसिद्ध थे। आगे विलिंगसन ने ही विलिंगसन रूल बनाया, जिसे कि कोल्हान क्षेत्र में 1837 ईस्वी में लागू किया गया। अगला देखते हैं संथाल विद्रोह, जो कि काफ़ी फेमस है। इस विद्रोह का जो मुख्य कारण था वो था जमींदारों द्वारा लगान की अत्यधिक वसूली करना, महाजनों द्वारा संथालों का शोषण करना, पुलिस व न्यायालय का पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना और सरकार द्वारा भागलपुर के वर्धमान के बीच रेल बिछाने के कार्य में संथालों से बेगारी करवाना। बेगारी मतलब उनको पैसा ना देना। इस विद्रोह का मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो दुकुए थे, दुकुओं को भगाना, विदेशी शासन का अंत करना और अबुआ राज अर्थात यानी कि अपना राज्य स्थापित करना था। तो 30 जून 1855 को भोगनडीह यानी कि साहिबगंज में संथाल प्रतिनिधियों ने एकत्र होकर विद्रोह का निर्णय लिया। इस बैठक में सिदो को राजा, कान्हू को मंत्री और चांद को प्रशासक और भौरों को सेनापति चुना गया। संथाल विद्रोह में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके IFPC तक में ये पूछा जाता है कि महिलाओं ने इसमें हिस्सा लिया था कि नहीं, जिसका उदाहरण आपको सिदो कान्हू की बहनों फूलों और झानों के रूप में देखने को मिलता है। इस विद्रोह का प्रसार भागलपुर से वर्धमान तक हो गया था और बरहैत विद्रोहियों का ये मुख्य केंद्र था। दामिन एक कोह में सिदो और कान्हू, चांद और भैरव ने, हजारीबागा में अर्जुन मांझी और भैरव मांझी ने, वीरभूमि में गोरा मांझी ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। विद्रोहियों ने महाजनों, दिकुओं और सरकारी भवनों को निशाना बनाया था। विद्रोह के प्रति सरकार ने दमनकारी रुख अपनाया और अत्यधिक बर्बरता से विद्रोह और विद्रोहियों का दमन भी किया था। सर्वप्रथम मेजर बरो ने विद्रोह दमन हेतु भेजा गया, जिसे कि पीरपैंती के मैदान में संथालों ने पराजित कर दिया। इसके बाद इस दमन का मुख्य श्रेय कैप्टन अलेक्जेंडर को दिया जाता है, जिन्होंने इस कार्य को लेफ्टिनेंट थॉमसन और रीड ने सहयोग प्रदान किया था। तो कान्हू जो है संघर्ष में मारा गया, फिर चिरांद और भैरव भी मारे गए। अंततः फरवरी 1856 में सिदो को पकड़ करके बहरैत में फांसी दे दी गई। इस विद्रोह के पश्चात 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में बड़े पैमाने पर परिवर्तित किया और सुधार भी किए। एलिस एडम्स की रिपोर्ट के आधार पर 1855 के अधिनियम 37 के अंतर्गत दामिन एक कोह का नाम बदल करके संथाल परगना जो है कर दिया गया, जिसमें कि दुमका, देवघर, गोड्डा और राजमहल ये 4 जिले शामिल थे। साथ ही 1860 ईस्वी के संथाल जो परगना था, काश्तकारी अधिनियम पारित करके संथालों के अधिकार पुनः बहाल कर दिए गए ताकि ये विद्रोह फिर से ना हो। संथाल परगना क्षेत्र में शासन के लिए एक कमिश्नर की भी नियुक्ति कर दी गई। भागलपुर के कमिश्नर थे जॉर्ज यूलो। उनकी सहायता से एक नया पुलिस कानून, जिसे कि यूल नियम कहते हैं, 1856 में लाया गया। इसके अंतर्गत क्या था कि पारंपरिक जो ग्राम प्रधान व्यवस्था है उसको लागू करके आम सहमति के आधार पर ग्राम प्रधान को पुलिस शक्तियां भी दे दी गई। संथाल विद्रोह के महत्व को दर्शाते हुए कार्ल मार्क्स ने इसे भारत की प्रथम जन क्रांति माना है। किसने? कार्ल मार्क्स ने। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, जो कि ब्रिटिश शासन को तो नहीं उखाड़ पाए किंतु सफाहोर आंदोलन को जन्म देने का कारण अवश्य बन गए। वर्तमान में जो झारखंड सरकार है, संथाल विद्रोह के सम्मान में 30 जून को हूल दिवस के रूप में मनाती है। कब? 30 जून को झारखंड सरकार
आगे मुंडा विद्रोह देखते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिहार में इस आंदोलन की व्यापकता को देखते हुए इसे उल गुलान या महान हलचल की संज्ञा दी जाती है। तो ये उल गुलान और महान हलचल डायरेक्ट यही शब्द आपके अब की बार IAAF प्री 2020 में पूछा गया था। उल गुलान महान हलचल को किस विद्रोह के नाम से जाना जाता है? तो वो है बिरसा मुंडा विद्रोह। ठीक है, पेपर उठा करके आप लोग देख लीजिएगा। 1899 से 1900 में हुए इस आंदोलन ने दक्षिण रांची सहित अन्य क्षेत्रों को भी प्रभावित किया था। क्योंकि यह विद्रोह मुंडाओं का संगठित विद्रोह था, अगर इसे मुंडा विद्रोह भी कहा जाता है। यह विद्रोह सामूहिक भूस्वामित्व व्यवस्था का जमींदारी भूस्वामित्व व्यवस्था में परिवर्तित करने के कारण जो है वो घटित हुआ था। सामूहिक भूस्वामित्व की व्यवस्था थी जिसे कि चेंज करके क्या कर दिया गया, जमींदारी भूस्वामित्व व्यवस्था कर दिया गया। इसके कारण ये विद्रोह हुआ था, जिसका चरमोत्कर्ष बिरसा के धार्मिक राजनीतिक आंदोलन के रूप में हुआ। बिरसा मुंडा का नाम बहुत फेमस है। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 15 जनवरी 1875 को रांची वर्तमान खूंटी जिले में उलीहातू गांव में हुआ था। बिरसा के आरंभिक शिक्षक का नाम था जयपाल एवं बिरसा के धार्मिक गुरु का नाम था आनंद पांडे, जो कि वैष्णव धर्मावलंबी थे। बिरसा के परिवार ने ईसाई धर्म को अपना लिया था और 86 ईस्वी में जर्मन ईसाई मिशन द्वारा संचालित बाईबाफा के एक उच्च विद्यालय में बिरसा का दाखिला दाऊद नाम से भी हुआ था। आगे बिरसा ने ईसाई धर्म को त्याग दिया, आनंद पांडे के संपर्क में आए जहां इन्होंने वैष्णव धर्म को जाना। फिर बिरसा मुंडा ने वैष्णव और ईसाई धर्म के दर्शनों को मिलाकर के एक धर्म चलाया जिसे कि लोगों ने बिरसा धर्म कहा और इसके अनुयायी जो है वो बिरसाइत कहलाए। उन्होंने लोगों को साफ सुथरा रहने, नशाबंदी, सामाजिक कुरीतियों एवं अंधविश्वासों को त्यागने, सबसे बढ़कर एकेश्वरवाद की ओर उन्मुख होने के लिए प्रेरित किया। बिरसा ने केवल सिंगा बोंगा की पूजा करने पर बल दिया, क्योंकि सिंगा बोंगा तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है। फिर 1895 ईस्वी में बिरसा को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और हजारीबाग केंद्रीय कारागार में जुर्माना एवं 2 साल के कारावास की सजा दी गई। परंतु 2 वर्षों के बाद 30 नवंबर 1897 के दिन बिरसा को रांची जेल से छोड़ दिया गया। रिहा होने के बाद अपनी गतिविधियां और तेज कर दी और मुंडाओं को हथियारबंद करना प्रारंभ कर दिया गया। 25 दिसंबर 1899 को उल गुलान की आग सिंह भूमि के चक्रधरपुर और रांची के खूंटी, करीब, टोपड़ा और जमाड़ और बाफिया क्षेत्रों में भड़क उठी। विद्रोहियों ने ईसाइयों की भीड़ और गिरजाघरों पर हमला कर दिया। प्रारंभ में निशाने पर सभी ईसाई धर्मावलंबी थे, परंतु बाद में निर्दोषों की हत्या से बचने के उद्देश्य से केवल अंग्रेज अफसरों के खिलाफ ही कार्यवाही की गई। सरकार ने इस विद्रोह का कड़ाई से दमन किया और 9 जनवरी 1900 को डोंबारी के कुछ दूर शैल रेखा पहाड़ी पर विद्रोहियों एवं अंग्रेजों की लड़ाई हुई, जिसमें कमिश्नर फारवेस और डिप्टी कमिश्नर स्ट्रीट फील्ड के हाथों विद्रोहियों की पराजय हुई। 3 मार्च 1900 को 500 रुपये के सरकारी इनाम के लालच में जीराकेल गांव के लोगों ने बिरसा मुंडा के गुप्त स्थान के बारे में अंग्रेजों को जानकारी दे दी और बिरसा मुंडा को चक्रधरपुर यानी कि सिंह भूमि से पकड़ लिया गया। ठीक है। 1 जून 1900 को डिप्टी कमिश्नर ने ऐलान किया कि बिरसा को हैजा हो गया है और 9 जून 1900 को बिरसा ने जेल में अंतिम सांसें ली। विद्रोह के जो कारण थे वो थे मुंडा खूटी कट्टी व्यवस्था को समाप्त करना और बेगारी प्रथा का प्रचलन करना, मिशनरियों की जो भ्रामक नीतियां थीं उनसे मुंडाओं का मोह भंग होना और पुलिस एवं कानून व्यवस्था से निराशा होना। तत्कालिक कारण में अगर देखें तो 1894 का जो छोटा नागपुर का वन सुरक्षा अधिनियम था, चूँकि वन इन लोगों के अंडर में था, वहाँ से लकड़ियाँ अब अपना काट करके लाते थे, अपना भी जीविका याचन करते थे, उसको बेचते थे भी, तो उसमें परिवर्तन कर दिया गया कि अब ये सब का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। विद्रोह के जो मुख्य उद्देश्य थे वो स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना करना और दिकुओं से अपनी भूमि वापस प्राप्त करना और उन्हें अपने क्षेत्र से निकालना, ईसाई धर्म का विरोध करना। विद्रोह के जो महत्वपूर्ण परिणाम हुए वो ये हुए कि 1902 में गुमला एवं वर्ष 1903 में खूंटी को अनुमंडल के रूप में स्थापित किया जाना और 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित करके खूंटकट्टी अधिकारों को पुनर्स्थापित कर दिया गया। बधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध और भू राजस्व की दरें जो है वो निर्धारित कर दी गई। तो इतनी सारी फायदा हुआ। आगे देखते हैं टाना भगत आंदोलन, जो कि काफ़ी फेमस है। ताना का शाब्दिक अर्थ होता है तानना या खींचना।
ये जो भगत थे अपनी खराब स्थिति को खींच करके दूर फेंकना और उन्नत स्थिति को प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए इन्हें ताना भगत और इनके आंदोलन को ताना भगत आंदोलन के नाम से जाना गया। ये आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुरुख धर्म यानी कि कुरुख या उरांव का मूल धर्म के नाम से जाना जाता था। अप्रैल 1914 ईस्वी में उरांव में जो धार्मिक सुधार संबंधी कार्य हुए उस पर जोर दिया गया और उसने केवल धर्मोएश यानी कि उरांदों के देवता की आराधना करने पर बल दिया। पशु बलि, मांस मदिरा, कुरीतियों के त्याग पर बल दिया गया। वस्तुतः है जो जत्रा भगत के नेतृत्व में ये ऐलान हुआ कि माल गुजारी नहीं देंगे, ठीक है, बेगारी हम लोग नहीं करेंगे और कर हम लोग नहीं देंगे। तो उसने डिकुओं के यहाँ मजदूरी न करने का अभियान चलाया, जिस कारण उसे 1916 में कारागार में डाल दिया गया। प्रायः आदिवासियों के द्वारा जतरा भगत को बिरसा मुंडा का ही एक रूप माना जाता है एवं जर्मन कैसर बाबा भी इसे कहा जाता था। जर्मन कैसर बाबा ताना भगत को कहा जाता था। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे चल करके ताना भगत आंदोलन है वो देवमनिया भगत और शिवू भगत, बलराम भगत, भीखू भगत के नेतृत्व प्रदान किया। पलामू के राजा के समक्ष 4 सूत्री उन्होंने मांग प्रस्तुत की कि उन्हें स्वशासन प्रदान किया जाए, राजपद समाप्त किया जाए, समानता स्थापित किया जाए और भू राजस्व समाप्त किया जाए। पलामू के राजा ने उपयुक्त मांगों को ठुकरा दिया, लेकिन फिर भी ये मांगे जनजातीय आंदोलन में आए बदलावों को दर्शाती थीं। दिसंबर 1919 में जो तुरिया भगत और जीतू भगत थे, इन्होंने चौकीदारी टैक्स और जमींदारों को माल गुजारी नहीं देने का आंदोलन चलाया, परंतु समय बीतने के साथ साथ ताना भगत आंदोलन क्षीण पड़ने लगा। धार्मिक आंदोलन को राजनीतिक रंग में रंगने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। इसी समय ताना भगतों ने गांधी जी के बारे में सुना और यह समझने लगे थे कि गांधी जी के रूप में जतरा भगत का क्या हुआ है, पुनर्जन्म हुआ है। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया तो सिद्धू भगत के नेतृत्व में ताना भगत भी पहली बार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सम्मिलित हुए थे, ठीक है, ताना भगत भी शामिल हुए थे। ताना भगत ने शराबी दुकानों पर धरना देकर सत्याग्रही प्रदर्शनों में भाग लिया, स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रियता का परिचय दिया। उन्होंने गांधी जी से प्रभावित होकर चरखा एवं खादी वस्त्रों को भी अपनाया था। कांग्रेस के इतिहास में भी यह दर्ज है कि 1922 में कांग्रेस का जो गया अधिवेशन हुआ था और 23 में नागपुर सत्याग्रह में बड़ी संख्या में ताना भगत जो है वो शामिल हुए थे। 1940 में कांग्रेस के जो अधिवेशन हुआ था उसमें ताना भगतों ने महात्मा गांधी को 400 रुपयों की भेंट भी की थी। इसके बाद हम लोग देखते हैं 1857 का विद्रोह। तो 3 जुलाई 1857 को पीर अली के नेतृत्व में पटना में विद्रोह हुआ था। 25 जुलाई 1857 को दानापुर में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। आरा जैसे कि जगदीशपुर भोजपुर जिला में जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व किया और 26 जुलाई को आरा में किया। कुंवर सिंह ने पूर्वी उत्तर प्रदेश तक के क्षेत्र पर अंग्रेजी राज्य को समाप्त कर दिया था और युद्ध में घायल कुंवर सिंह की मृत्यु अप्रैल 1858 में हो गई और इसके बाद उनके भाई अमर सिंह ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया। तो ये जो कुंवर सिंह हैं काफ़ी फेमस हैं, जगदीशपुर और भोजपुर जिला वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कई बार आपके एग्जाम में आए हुए हैं और बीपीएससी में बार बार पूछे जाते हैं। 1907 में बिहार टाइम्स के संस्थापक थे महेश नारायण, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उनकी मृत्यु के पश्चात पृथक बिहार के लिए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, ठीक है। पृथक बिहार के लिए आंदोलन किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, जो कि ये आपके एग्जाम में पूछा गया है कई बार। और यही थे अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के। ब्राह्मण देव नारायण, अली इमाम, महजरूल हक का नाम जरूर सुने होंगे, हसन इमाम, इन लोगों ने भी आंदोलन में सच्चिदानंद सिन्हा का साथ दिया था। चंपारण सत्याग्रह देखेंगे जो कि 1917 ईस्वी में हुआ था। तो नील की खेती करवाने वाले जो अंग्रेज और स्थानीय किसान थे उनके मध्य एक समझौता होता था, जिसमें कि किसानों के अपनी भूमि के 3/20वें भाग पर नील की खेती करनी होती थी, जिसे कि तिनकठिया पद्धति के नाम से जाना जाता था। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद जब कृत्रिम रंगों का विकास हो गया, तो कृत्रिम रंगों के विकास के बाद हम लोग जानते हैं कि नील का जो व्यापार है वो लाभदायी नहीं रहा। इस कारण जो है अंग्रेज किसानों की भूमि छोड़ने लगे और बदले में मुआवजे की मांग भी कर रहे थे, जिसे देने में किसान क्या थे? असमर्थ थे। तो इस वजह से ये विद्रोह हुआ
मुरली भराहवा गांव के निवासी थे राजकुमार शुक्ला। कहाँ के थे? मुरली भराहवा गांव। ये भी आपके बीपीएससी में कई बार पूछा गया है, ठीक है, कि राजकुमार शुक्ला कहाँ के निवासी थे। तो मुरली भराहवा गांव के निवासी थे। उन्होंने किसानों की समस्या को लेकर के कांग्रेस की जो लखनऊ अधिवेशन था 1916 में, जिसमें कि हम जानते हैं कांग्रेस का विलय हुआ था, जो गरम दल और नरम दल 1907 में अलग हुए थे, वो यहीं पर 16 में फिर से मिल गए। तो गांधी जी से ये मिले लखनऊ वाले अधिवेशन में। इसके बाद वे कलकत्ता में भी गांधी जी से मिले, तो 2 जगह मिले। इसके बाद जो है 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी पटना पहुंचे और वहां से वे चंपारण पहुंचे। यहाँ मजिस्ट्रेट ने उन्हें वापस जाने को कहा, जिसे गांधी जी ने मानने से इनकार कर दिया। गांधी जी ने लगभग 8000 किसानों से वार्ता की। पटना में गांधी जी महजरूल हक से भी मिले। इसके बाद बगान मालिक संघ के सचिव जेम्स विलियमसन से मिले। 15 अप्रैल को गांधी जी मोतिहारी पहुंचे और 22 अप्रैल को गांधी जी बेतिया पहुंचे। वहीं से वो हजारीमल धर्मशाला में रुके। गांधी जी के साथ राजकुमार शुक्ल, ब्रजकिशोर प्रसाद, रामनवमी प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी और प्रभु दास थे, ठीक है। तो राजकुमार शुक्ला ने न्योता ही दिया था, तो ये पहले से थे। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद फेमस पर्सनालिटी, ये आपको याद रखना है। जेबी कृपलानी भी थे फेमस पर्सनालिटी, ये आपको याद रखना है। चंपारण जो जांच समिति थी, इसमें श्रीमती कस्तूरबा और डॉक्टर देव और ब्रजकिशोर, धरणीधर, अनुग्रह नारायण, रामनवमी, राजेंद्र प्रसाद, महाराजा कृत्यानंद, महात्मा गांधी और एफ.जी. फ्लाई अध्यक्ष थे, आदि शामिल थे। 1918 में जो चंपारण एग्रीरियन एक्ट बना, उसने तिनकठिया कानून को समाप्त कर दिया, ठीक है। चंपारण एग्रीरियन एक्ट, उसमें तिनकठिया पद्धति को फाइनली समाप्त कर दिया गया। तो 24 मई 1918 को गांधी जी ने मोतिहारी आश्रम का वहीं पर शिलान्यास भी किया। उसके बाद हम लोग देखते हैं खिलाफत आंदोलन। तो वर्ष 1920 में हसन इमाम के नेतृत्व में ये कहाँ चला गया? पटना में चलाया गया था खिलाफत आंदोलन। असहयोग आंदोलन उसके बाद देखेंगे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, महजरूल हक, हसन इमाम, मोहम्मद शफी आदि जो नेता थे, उनके नेतृत्व में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया गया। मदरलैंड नामक अखबार जो है महजरूल हक ने निकाला था और 1 अगस्त 1920 से 12 फरवरी 1922 तक ये असहयोग आंदोलन चला। वर्ष 1922 में कांग्रेस का जो गया में अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे, CR दास, जिसे कि देश बंधु के नाम से फेमस थे। किसान सभा हम लोग देखते हैं। तो वर्ष 1929 में स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना सोनपुर के मेले में की। स्वामी सहजानंद अध्यक्ष थे और श्री कृष्ण सिन्हा क्या बने? इसके सचिव बने। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, किसान सभा की स्थापना 1929 में किसने की? स्वामी सहजानंद ने की। VPSC में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया है। वर्ष 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया। तो 36 में कहाँ में किया गया? लखनऊ में किया गया अखिल भारतीय किसान सभा। तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये यूपी PCF और बिहार PCF कई बार आया हुआ है। बढ़ैया ताल और बकाफ्त आंदोलन, लगान अदा न करने पर किसानों की भूमि जमींदार के पास चली जाती थी, जिसे कि बकाफ्त कहते हैं। तो ऑलरेडी ये भी आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ है कि बकाफ्त किसे कहते हैं। यह आंदोलन कारिनंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर में चलाया गया। नासिक जेल में 1933 में आचार्य दयानंद देव, जयप्रकाश नारायण आदि ने अखिल भारतीय समाजवादी संगठन बनाने की योजना बनाई। वर्ष 1931 में पटना में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई और 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके कई बार BPSC में पूछा गया है। उसके बाद देखते हैं तो 1934 में जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई, तो इसके जो स्थापना करता थे वो किसको माना जाता है? जयप्रकाश नारायण को। सविनय अवज्ञा आंदोलन, वर्ष 1929 में कांग्रेस की जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसमें पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाया गया, पूरे देश में झंडा फहराया गया। राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी की सहमति से चौकीदारी कर की न अदायगी का आंदोलन चलाया और विपिन बिहारी वर्मा के नेतृत्व में सारण और चंपारण में नमक सत्याग्रह आंदोलन भी चलाया गया। राजेंद्र प्रसाद और जो जेबी कृपलानी थे, इन्होंने मोतिहारी में नमक कानून भंग किया। तो ये भी आपके BPSC में पूछा गया है, ठीक है, कि किसने नमक कानून भंग किया? तो राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी ने। कहा? मोतिहारी में। मुंगेर के बरही में सरकारी तंत्र निष्प्रभावी हो गया।
उसके बाद हम लोग देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत हुआ। ऑपरेशन जीरो आवर चला करके, वेरी इंपॉर्टेंट, सरकार के सभी जो बड़े नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। 11 अगस्त को पटना सचिवालय कांड में कई छात्रों की जान चली गई। छात्रों के जुलूस पर जिलाधिकारी जी आर्चर ने गोली चलवाई थी। ठीक है, तो ये जो है आपको ध्यान में रखना है। राजेंद्र प्रसाद को कहाँ रखा गया? बांकीपुर जेल में रखा गया। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। आज़ाद दस्ते का गठन किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। तो अगेन ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। स्वतंत्रता की प्राप्ति, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुन लिया गया, जो कि दोनों लोग बिहार से थे। 2 जनवरी 1946 को श्री कृष्ण सिन्हा के नेतृत्व में बिहार में प्रांतीय सरकार का गठन हुआ। और 26 जनवरी 1950 को संविधान जब लागू हुआ और बिहार भारत संघ के एक राज्य के रूप में इसमें शामिल हुआ। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों पूरा इतिहास। अब जो पूरी हिस्ट्री थी, पूरी हिस्ट्री हम लोगों ने प्राचीन काल और मध्यकाल और पूरा आधुनिक जो भारत है और प्लस जो राष्ट्रीय आंदोलन था वो हम लोगों ने पढ़ लिया, और स्पेशली बिहार के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, अब आगे की जो क्लास होगी वो बिहार का हम लोग भूगोल देखेंगे और बिहार से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स से चीज़ें देखेंगे। उसके बाद हम लोग विविध देखेंगे और इसको हम लोग समाप्त कर लेंगे नेक्स्ट 2 डेज में। ठीक है, क्योंकि इसके बाद टाइम हम लोगों के पास नहीं रहेगा। तो फटाफट आप लोग रिवीजन करते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ मैक्सिमम क्वेश्चन पाने के लिए। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। आप लोग सभी लोग तैयारी करते रहिए, रिवीजन ज़बरदस्त आप लोग करते रहिए, जो कि पहले ही बताया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।